नमस्कार, खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर रात के 9 बजे प्राइम टाइम का खास बुलेटिन सिर्फ आपके लिए। तो शुरुआत करते हैं आज की 3 तस्वीरों से। हम कोशिश करते हैं कि आपको वैसी तस्वीरें रोज दिखाएं जो या तो चर्चा में होती हैं या फिर कोई मजबूत संदेश देती हैं। तो आज सबसे पहली तस्वीर अब आपके सामने है। जम्मू कश्मीर के रामबन से तस्वीर आई है। अब आप जो तस्वीर इस वक्त देख रहे हैं शाम 6:45 की है। आप देख रहे हैं इस तस्वीर में डैम के फाटक बंद कर दिए गए हैं। चिनाब नदी पर रामबन जिले के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट डैम है। 8 मई को डैम के दरवाजे खोल दिए गए थे, लेकिन आज दोबारा बंद कर दिए गए। संदेश भारत की तरफ से बिल्कुल साफ है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, क्योंकि यही चिनाब नदी आगे जाकर पाकिस्तान में एंट्री करती है। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और भारत की शर्तें आज भी वैसी ही लागू हैं। और अब बात दूसरी तस्वीर की करते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से आई है। सीआरपीएफ के जवानों ने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 228 बटालियन के डॉग रोलो को आज अंतिम सलामी दी। रोलो और उसके हैंडलर पर उस समय मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया था, जब वो छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा हिल्स में एक विशेष ऑपरेशन से लौट रहे थे। रोलो उस बम स्क्वाड टीम का हिस्सा था जिसने आईईडी डिटेक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा। वो निष्ठा किसी के प्रति भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि कोई इंसान ही हो। और अब तीसरी तस्वीर की आज बात करते हैं। ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से आई है। कप्तान रोहित शर्मा के नाम का स्टैंड बना है, आज उसका उद्घाटन हो गया। इस मौके पर रोहित शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद थे। जब आप समाज या देश के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो बदले में देश भी आपको बहुत कुछ लौटाता है। यही वो सम्मान होता है और यही यादगार बन जाता है। चाहे आप कोई छात्र हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, हाउस मेकर हो या किसी भी पेशे से जुड़े हो, भला कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने फील्ड का रोहित शर्मा बने, यानी शर्मा जी का बेटा बने। 2, 3, here we go! That's the Rohit Sharma stand. और आइए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज उस खबर की खबर लेंगे जिसमें आप जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान बहादुरी का प्रलाप करते करते अचानक घुटनों के बल बैठ गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से लगातार 2 दिन से शांति की गुहार लगा रहे हैं। वो सिंधु जल संधि पर लगाई गई भारत की रोक हटाने की भी बार बार मांग कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं। लेकिन भारत का रुख बहुत साफ है कि खून और पानी साथ साथ नहीं बहेगा। और रही बात शांति वार्ता की, तो अब की बार पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर पर यानी पीओके पर ही भारत बात करेगा। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीते 3-4 दिनों में 3-4 बार कह चुके हैं, पाकिस्तान को सुना चुके हैं। यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान का वो डर अब उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयानों में झलकने लगा है। जिन्हें शांति शब्द से ही चिढ़ होती थी, वो अब शांति शांति की गुहार लगाने लगे हैं। पहले आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान को सुनिए। अमन चाहता है, हम अमन के दाई हैं। हम इस खत्ते में अमन चाहते हैं, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना, किसी गलतफहमी का शिकार न होना। इसलिए मैं आपको एक बार फिर कहता हूं कि पानी के मामले के ऊपर वाटर ट्रीटी 1960 की, जो वाटर ट्रीटी 1960 की, इसके ऊपर कभी सोचना भी ना।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सरेंडर वाली मुद्रा के पीछे उनका डर काम कर रहा है, तो उनका लालच भी। अगर डर की बात करें तो 6 और 7 मई की रात को हुई एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को थर्रा दिया है। उसके बाद पाकिस्तानी हमले का जवाब देते हुए भारत ने जिस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, उससे पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तान भारत की तरफ से सिंधु जल समझौता रोके जाने से भी बेहद खौफ में है और इससे आगे पाकिस्तान का डर उसके कब्जे वाले कश्मीर तक जाता है, क्योंकि शहबाज शरीफ को लगता है कि पीओके को भारत जल्द ही मिला सकता है। पाकिस्तान के इस डर को आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयानों से समझ सकते हैं। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आतंक और बातचीत कदापि एक साथ नहीं चलेंगे और अगर बात होगी तो आतंकवाद पर होगी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही होगी। हम इस खत्ते में अमन चाहते पाकिस्तान शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन शर्तों के साथ। हैं, लेकिन हमारी इस अमन की ख्वाहिश को कभी कमजोरी मत समझना। उसको याद रखना चाहिए कि शांति की सबसे बड़ी शर्त यही होती है कि कोई शर्त नहीं होती। पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे को शांति वार्ता में शामिल करना चाहता है। गुरुवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पंजाब के कामरा एयरबेस पर अपने दल बल के साथ प्रकट हुए। एयरबेस पर शहबाज के साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आदमपुर में जाकर सेना का हौसला बढ़ाया, जिस तरह वहां से पाकिस्तान को उसकी कायरता के लिए लताड़ लगाई, उससे भी पाकिस्तान दहल उठा। लेकिन कई बार कांपता कलेजा भी वीरता दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी अपने आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे, उसी तरह शहबाज भी पाकिस्तान के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बाजुओं में बहुत दम है। वो शांति की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन युद्ध की दुहाई भी दे रहे हैं। हमने इंतहाई सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लिया। यही मशहूर को लेसन है। इस लेसन से फायदा उठाएं, वक्त से फायदा उठाएं और अपनी कौम को और धोखा न दें, उनको और उनको रास्ते पर न लगाएं। हम तैयार हैं अमन के लिए भी और जंग के लिए भी। चॉइस इज योर्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लगातार अपने सैनिक ठिकानों की तरफ रुख किए हुए हैं। गुरुवार को राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे थे, तो शुक्रवार को भुज एयरबेस पर पहुंचे। अब चोट भयंकर पड़ी तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ बैठा। लेकिन भारत का रुख साफ है कि जब तक आतंक का सफाया नहीं, तब तक पाकिस्तान के शांति प्रस्ताव पर भरोसा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारत ने अपने 15 ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस को निशाना बनाया था। इससे पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत उसे खून के आंसू रुलाएगा। और नदियों का पानी रोककर प्यासा ही मार डालेगा। इसलिए पाकिस्तान ने कुछ दिनों पहले ही जल शक्ति मंत्रालय को खत लिखकर सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की गुजारिश की है। लेकिन भारत का रुख साफ है कि पानी और खून दोनों साथ साथ नहीं बहेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
अब शांति के लिए घुटने टेकने से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तय करना है कि वो अपने लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं या आतंक का सफाया करके वाकई भारत की शांति और दोस्ती कबूल करना चाहते हैं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। इन दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान को कई बार आतंकिस्तान बोला जाता है, झूठिस्तान बोला जाता है। वो क्यों बोला जाता है वो शायद किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अगर पहली बार झूठ बोल रहा होता तो बहुत संभव है कि दुनिया के लोग उसके झांसे में आ जाते। लेकिन पाकिस्तान का झूठा चेहरा जमाने के सामने बार बार बेनकाब हो चुका है। फिर भी भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने, उसके रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने और खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ लगातार बोला। लेकिन उनके झूठ की पोल को दुनिया के सामने उनके कुछ पाकिस्तानियों ने ही खोल कर रख दिया है। क्या हुआ ये, क्या माजरा है, कौन है ऐसे पाकिस्तानी जो अपनी सरकार को झूठा साबित कर रहे हैं? हमारी रिपोर्ट देखिए, आपको जरूर पसंद आएगी। जब ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के आसमान में गरजना शुरू किया तो पाकिस्तान को लग गया कि अब की बार तो खैर नहीं। लेकिन जिसकी पूरी रक्षा नीति और कूटनीति ही डीगे हाँकने में गुजरती हो, उस पाकिस्तान ने एक बार फिर वैसा ही किया। लेकिन पाकिस्तान के बड़बोलेपन को उसके ही लोगों ने बेनकाब कर दिया। कहां तो पाकिस्तान कह रहा था कि भारत के मिसाइल हमले को उसने नाकाम कर दिया था, और कहां पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल ने बता दिया कि कैसे ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस को मटियामेट कर दिया। ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस, ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ये भी मानने को तैयार नहीं। वो तो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है और अपनी सेना के शौर्य के कसीदे कर रहा है। इस दौरान वो झूठ बोलने से भी बाज नहीं आ रहा। अब सुनिए कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार कैसे अपनी वायुसेना की तारीफ में अमेरिकी अखबार टेलीग्राफ का झूठा हवाला दे रहे हैं। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पाकिस्तान की पोल अब उसके अपने ही लगातार खोल रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की किरकिरी दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तान की झूठ को इस तरह समझिए। झूठ नंबर 1, विदेश मंत्री इशाक डार ने नेशनल असेंबली में AI जनरेटेड द टेलीग्राफ अखबार की कॉपी दिखाई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तानी वायुसेना आसमान की राजा है। पोल खोल नंबर 1, पाकिस्तान के ही डॉन न्यूज ने अपने ही देश के विदेश मंत्री की झूठ की पोल खोल कर रख दी। डॉन न्यूज ने द टेलीग्राफ अखबार की 10 मई की मूल कॉपी पेश कर दी, जिसमें कोई ऐसी खबर नहीं छपी थी। इसके बाद पाक विदेश मंत्री की झूठ की पोल दुनिया के सामने खुल गई। झूठ नंबर 2, पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहा है कि वो आतंकवाद का पनाहगार नहीं है। पोल खोल नंबर 2, अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हुसैन हक्कानी ने अपने ही देश की पोल खोलते हुए ये माना कि पाकिस्तान में जिहादी संगठन खूब फल फूल रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने भारत और पाकिस्तान को लगभग युद्ध की स्थिति में पहुंचा दिया।
भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए जरूरी है कि जिहादी संगठनों को बंद किया जाए। जब देश के पास पहले से ही एक सुसज्जित सशस्त्र सेना है, तो फिर लश्कर, सिपाह, जैश और दिफाए वतन काउंसिल जैसे संगठनों की जरूरत क्यों है? झूठ नंबर 3, पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत ने अफगान धरती पर मिसाइल हमला किया। पोल खोल नंबर 3, अफगान मीडिया आउटलेट हुर्रियत रेडियो के साथ 10 मई को एक इंटरव्यू में अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खवारजमी ने पाकिस्तान के इस आरोप को पूरी तरह खारिज कर दिया था कि भारत ने अफगान धरती पर मिसाइल हमला किया है। उन्होंने ऐसे दावों को झूठा और निराधार बताया। झूठ नंबर 4, पाकिस्तान का दावा है कि उसके यहाँ कोई आतंकी ठिकाना नहीं है। पोल खोल नंबर 4, लेकिन पाकिस्तान का ही एक आतंकी बता गया कि भारतीय हमले में मसूद अजहर और हाफिज सईद के घर पर हमला हुआ था और मसूद अजहर के घर के लोग मारे भी गए। 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर, जो एक जिहादी कमांडर हैं, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहां पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। लेकिन जिसकी आदत झूठ बोलने की हो, वो भला सच को कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन पाकिस्तान का झूठ का बादल कितना भी घना हो, वो भारतीय सच के सूरज को छुपा नहीं सकता। वो चमक रहा है और दुनिया उस सच का अनुभव कर रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो जिसकी आदत ही झूठ बोलने की हो, वो भला सच को कैसे स्वीकार करेगा? लेकिन सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान को सच स्वीकार करना ही अब पड़ेगा। एक सच्चाई ऐसी है जो खुद पाकिस्तान के मंत्री ने पाकिस्तान की संसद में बताई है। सच्चाई यह है कि पूरी दुनिया अब चुन चुनकर पाकिस्तान के भिखारियों को बोल रही है कि पाकिस्तान वापस जाओ। यानी दुनिया भर में पाकिस्तान के लोग फैले हुए हैं जो भीख मांगकर अपना काम चला रहे हैं। यानी पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के खिलाफ अब शुरू कर दिया है ऑपरेशन भिखमंगे। पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिस वक्त कह रहे थे कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है, करीब करीब उसी वक्त पाकिस्तान की संसद में इसी मुद्दे पर, यानी पाकिस्तानियों की मांगने वाली आदत से जुड़ी एक रिपोर्ट पेश की गई। और उस रिपोर्ट के जरिए पूरी दुनिया को पता चला कि पिछले 16 महीनों में अकेले सऊदी अरब से 5033 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस पाकिस्तान भेजा गया है। ऐसे आंकड़े आपने पहले भी सुने होंगे, लेकिन इस बार खास ये है कि सऊदी अरब के अलावा बाकी दूसरे देश भी अब पाकिस्तानी भिखारियों को वापस लौटाने लगे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से निकलकर ज्यादातर भिखारी सऊदी अरब जाते हैं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के भिखारी वहां मक्का और मदीना के आसपास बैठते हैं, जहां दुनिया भर के श्रद्धालु उनकी भीख का आधार होते हैं। सऊदी अरेबिया में बहुत से पाकिस्तानी जाते हैं ये कहकर कि वो उम्रा करना चाहते हैं, उम्रा के वीजा पे जाते हैं और वहां पर भीख मांगते पकड़े गए। इसकी क्या वजह? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है और लोगों को बहुत गरीबी से जूझना पड़ रहा है, तो उनके पास कोई चारा ही नहीं है पेट भरने के लिए, अपने परिवारों को देखभाल करने के लिए। पाकिस्तान के भिखारियों पर सऊदी अरब पहले ही कई बार रोक लगा चुका है, लेकिन अब इराक, मलेशिया, ओमान, कतर और यूएई जैसे देशों से भी अब पड़ोसी देश के भिखारियों को वापस भेजा जा रहा है। एक सर्वे में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में भिखारी हर रोज औसतन 850 रुपए कमाते हैं, जिसके आधार पर ये कमाई रोजाना 32 अरब रुपए बैठती है। ये आंकड़ा पाकिस्तान के जीडीपी में करीब 12% के बराबर माना जाता है।
बड़े शहरों की बात करें तो कराची में एक भिखारी प्रतिदिन 2000 रुपए तक कमा लेता है, जबकि लाहौर में 1400 रुपए और इस्लामाबाद में 950 रुपए तक कमा लेता है। इतना ही नहीं, विदेशों में गिरफ्तार होने वाले 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के होते हैं। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। साल 2024 में भी रमजान के दौरान सऊदी अरब ने 202 पाकिस्तानी भिखारियों को गिरफ्तार कर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा था, जिनमें 90 महिलाएं थीं। सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान सरकार से ये भी कहा था कि भिखारियों की बढ़ती संख्या के चलते हज और उम्रा के तीर्थयात्रियों पर रोक लगाई जा सकती है। तो पाकिस्तान में भीख मांगना भी एक तरीके का धंधा, एक तरह का व्यापार है। पूरे पाकिस्तान में कितने लोग भीख मांगते हैं? सिर्फ आम लोग ही भीख मांगने के लिए मजबूर हैं या पूरी सरकार के सामने ही ये मजबूरी है? हालत इतनी बुरी तो नहीं है कि प्रधानमंत्री कहीं फोन तक करने में घबराने लगे हैं? आपको इन सवालों के जवाब के लिए दो बयान अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। एक बयान वहां के प्रधानमंत्री का है और दूसरा एक जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार का। बयान पुराने जरूर हैं, लेकिन उनकी अहमियत पाकिस्तान की बदहाली की तरह आज भी कायम है। और हम आज 75 साल बाद आज कशकोर लेके फिर रहे हैं और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। Nearly 20 billion. ऑल अक्रॉस पाकिस्तान 2 करोड़ के करीब तो वो लोग हैं जो बेगिंग किसी न किसी स्टेज पे उन्होंने बेगिंग की है कि नहीं की। अच्छा। तो अब अगर इनमें से 1 मिलियन जो है बाहर चले जाते हैं तो पता भी नहीं चलता, उनकी फैमिली में और निकल आते हैं। तो नजम सेठी जैसे वरिष्ठ पत्रकार, सम्मानित पत्रकार कह रहे हैं कि करीब 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में भीख मांगते हैं, यानी 24 करोड़ में से 2 करोड़, 24 करोड़ कुल आबादी है। लेकिन गूगल सर्च के दौरान अलग अलग आंकड़े हमको मिल रहे थे, इसीलिए हम आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आंकड़े जब कहे जाएं, दिखाए जाएं तो सच्चे ही दिखाए जाने चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, अकेले सऊदी अरबिया ने पिछले 16 महीनों में 5000 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान लौटा दिया है, क्योंकि वो अवैध रूप से वहां पर रहकर भीख मांग रहे थे। अब हम आपको एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा दिखाते हैं। ये बीते 12 महीने का आंकड़ा है और इसको देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लोग दुनिया के अलग अलग मुल्कों में कैसे रह रहे थे भीख मांगने के तौर पर और कैसे उनको वापस लौटाया गया। और ये पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान की गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने बुधवार को आंकड़े पेश किए कि किस प्रांत से कितने लोग, कितने भिखमंगे विदेशों से भगाए गए हैं। अब आप देखिए, सिंध के 2604 लोगों को वापस लौटाया गया, पंजाब के 1230 लोग वापस लौटाए गए, केपीके के 860 लोग वापस पाकिस्तान लौटाए गए और बलूचिस्तान के 119 लोगों को वापस लौटाया गया। अब एक और आंकड़ा दिखाता हूं कि कहां पर कितने लोग भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं। यह बहुत दिलचस्प है। सऊदी अरब में 4498 लोग भीख मांगते हुए पाकिस्तान के पकड़े गए। इराक में 242 लोग भीख मांगते पकड़े गए। मलेशिया में भी 55 लोगों को भीख मांगते हुए 55 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है। यूएई में 49 पाकिस्तानियों को भीख मांगते रंगे हाथ पकड़ा गया। ओमान में 2 और कतर में 4। ये वो आंकड़े जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में जब उनको खाने पीने को नहीं मिल रहा है तो किसी तरह जुगाड़ कर दुनिया के अलग अलग देशों में फैल जाते हैं और वहां पर भीख मांगकर अपना रोजमर्रा का जीवन काटते हैं। अब हम आगे चलेंगे अगली स्टोरी की ओर और वो भी पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई है। वो बहुत दिलचस्प एक और आंकड़ा आपके सामने हम इस खबरों की खबर में रखना चाहते हैं और वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया से भीख मांगता है और इस पैसे का इस्तेमाल अपने आतंकियों के पालन पोषण करने, उन्हें इनाम देने या उन्हें मुआवजा देने के लिए करता है। लेकिन भारत अपने पैसे का इस्तेमाल आतंक के सर्वनाश के लिए करता है। ये बात तब और साफ हो गई जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का रक्षा बजट को और ज्यादा बढ़ाने पर अब सरकार विचार कर रही है। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका
मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। तो पाकिस्तान की सरकार हमेशा की तरह अपने आतंकियों की खुराक बढ़ाने में लगी हुई है, लेकिन भारत में लगातार सेना के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी खबर है कि रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है। सेनाओं की जरूरत, जरूरी खरीद और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए खर्च बढ़ाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि पूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इस अतिरिक्त आवंटन को शीतकालीन सत्र में मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल मोदी सरकार के आने के बाद से पिछले 10 सालों में रक्षा बजट में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 2.69 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट था। इस बार ये 6.81 लाख करोड़ का आंकड़ा है, जो कि कुल बजट का 13.45% है और ये सभी मंत्रालयों में सबसे ज्यादा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत एक और अहम कदम बढ़ाने जा रहा है, जो साबित करता है कि संकट काल में पूरा देश राजनीतिक मोर्चे पर भी एक साथ खड़ा है। भारत के अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग दुनिया भर के देशों का दौरा करेंगे और उन देशों को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के बारे में जानकारी देंगे। इसके लिए सभी दलों के सांसदों को अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किया जाएगा। प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल में 5 से 6 सांसद रहेंगे। 22 मई के बाद सांसदों का विदेश दौरा शुरू होगा। भारत के सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई जैसे देशों की यात्रा कर वहां की सरकार को हालात से अवगत कराएंगे। इन प्रतिनिधि मंडलों का सदस्य बनने के लिए सांसदों को निमंत्रण भेजा जा चुका है। माना जा रहा है कि इससे दुनिया भर में भारतीय लोकतंत्र के प्रति बेहतर संदेश जाएगा। नरसिंह राव सरकार ने भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत की बात रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में प्रतिनिधि मंडल को भेजा था। तो हमने दिखाया पाकिस्तान कैसे भीख मांग मांग के काम चला रहा है, चाहे लोग हों चाहे सरकार हो। अब हम आपको भारत का रक्षा बजट के बारे में बताते हैं। खासकर इन 11 सालों की बात करता हूं जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है। एक एक करके साल दर साल के आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। सबसे पहले 2014-15 में जब सरकार बनी थी तो ये आंकड़ा था 2,29,000 करोड़ रुपए का। 2015-16 में ये बढ़कर 2,46,727 करोड़ रुपए का हो गया। 2016-17 में और बढ़ा और ये 3,40,921 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। डिफेंस बजट 2017-18 में 3,59,854 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और 2018-19 का जो रक्षा बजट था वो 4 लाख को पार कर गया, 4,04,365 करोड़ रुपए। 2019-20 में 4,31,011 करोड़ रुपए। ये वो साल था जब कोविड की शुरुआत हो गई थी और कोविड के दौरान भी रक्षा का बजट बढ़ा। 2020-21 में 4,71,378 करोड़। 2021-22 में और बढ़ा, 4,78,196 करोड़ रुपए का रक्षा बजट पेश किया गया। 2022-23 में इसको बढ़ाकर 5,25,166 करोड़ रुपए पर लेके चली गई सरकार और उसके बाद 2023-24 में ये 5,93,538 करोड़ पर फिगर पहुंच गया। 2024-25 में ये 6,21,941 करोड़ रुपए पर पहुंचा रक्षा बजट और इस साल 2025-26 में रक्षा बजट बढ़कर 6,81,210 करोड़ हो गया है। तो 2014-15 से 2025-26 के आंकड़े आप देखते हैं तो लगभग 2.5 गुना से ज्यादा की वृद्धि बीते 11 सालों में मोदी सरकार ने रक्षा बजट में कर दी है। आइए अगले बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। पाकिस्तान में पहले से ही भारत की सेना का खौफ चल रहा है। दरअसल भारत के साथ टकराव पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ा है और जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं उनसे तो यही लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से आर्थिक तौर पर बिगड़ने वाली है। पाकिस्तान को जितना लोन मिला उससे कहीं ज्यादा 3 दिन में भारत ने उसका नुकसान कर दिया।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पहले ही खस्ता है। भारत के साथ टकराने के दुस्साहस में बची खुची रकम भी खत्म हो रही है। कई मंचों पर कई बार शर्मिंदा हो चुकी शहबाज शरीफ सरकार को डर है कि आगे क्या होगा। जरा इन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तान के 2 F-16 लड़ाकू विमान बर्बाद हो गए, जिनकी कीमत करीब 500 करोड़ रुपए होती है। यानी पाकिस्तान के 1000 करोड़ रुपए इस तरह खाक हो गए। इसी तरह पाकिस्तान के 2 JF-17 लड़ाकू विमानों को भी भारत ने मार गिराया, जिनकी कीमत 120 करोड़ के आसपास होती है। यानी पाकिस्तान ने अपने 240 करोड़ रुपए और गंवा दिए। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तानी पंजाब में उसके एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स से लैस प्लेन को भी जमींदोज कर दिया, जिसकी कीमत बताई गई है 5,845 करोड़ रुपए। इन सभी को जोड़ दें तो पूरी कीमत 7,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचती है। पाकिस्तान लगभग 12 से 15,000 करोड़ रुपए के करीब खर्च कर चुका है और बर्बाद कर चुका है। जहां उसके 2 JF-15 लगभग 120 करोड़ रुपए के हिसाब से 250 करोड़ रुपए के जो है बर्बाद हुए। एक F-16 जो कि 40 से 60 मिलियन डॉलर यानी 400 से 500 करोड़ रुपए का है, बर्बाद हो चुका है। और एक एवाक सिस्टम जो कि 6,500 करोड़ रुपए का होता है, वो बर्बाद हो चुका है। क्या जनरल आसिम मुनीर या शहबाज शरीफ और उसकी कठपुतली जो कैबिनेट है, ऐसी बर्बादी जब उनके देश में खुद खाने के लाले पड़े हों और जो हर जगह भीख मांग रहे हो IMF से लेकर के हर देश से अपने सर्वाइवल के लिए, क्या वो इसको सस्टेन कर पाएंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव में फिलहाल एक विराम है, लेकिन पाकिस्तान को हो रहे नुकसान में कोई विराम नहीं आया है। बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक चले संघर्ष में पाकिस्तान को करीब $4 बिलियन यानी 33,952 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। ध्यान देने की बात यह है कि पाकिस्तान को IMF ने $2.4 बिलियन यानी 20,371 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसका सीधा मतलब है कि पाकिस्तान को जितना लोन मिला उससे ज्यादा का नुकसान 3 दिन में ही हो गया। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना नुकसान कैसे हुआ। दरअसल अमेरिकी एनालिस्ट सहर खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को मिलिट्री ऑपरेशंस पर हर रोज $25 मिलियन यानी 212 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसी तरह ड्रोन और मिसाइल ऑपरेशंस पर $300 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का। शेयर मार्केट में $2.5 बिलियन यानी करीब 21,000 करोड़ रुपए, PSL के सस्पेंड होने से $10 मिलियन यानी 85 करोड़ रुपए और एयर स्पेस बंद होने से $20 मिलियन यानी करीब 170 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बात सिर्फ आर्थिक नुकसान की ही नहीं है, पाकिस्तान को हुए सैन्य और कूटनीतिक नुकसान की भी है। भारत ने 8 ऐसी जगहों पर हमला किया, जिससे जाहिर हो गया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना खोखला है। पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान की यह धारणा भी टूट गई कि उसकी जमीन पर आतंकी सुरक्षित है। एक देश के तौर पर पाकिस्तान की राजनीतिक साख भी मटियामेट हो गई। अमेरिका के विदेश मंत्री को जिस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बाद वहां के आर्मी चीफ से बात करनी पड़ी, उससे यह साबित हो गया कि पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व सिर्फ नाम का है। भारत और पाकिस्तान की बात करते करते आइए बात करते हैं उन अपने देश के नेताओं की जो सेना के शौर्य में भी सियासत की गुंजाइश ढूंढ ही लेते हैं। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई नेताओं ने सैनिकों को सियासत का इन दिनों मोहरा बना रखा है। सवाल है कि शौर्य को सियासी चश्मे से आखिरकार क्यों देखा जा रहा है? सैनिकों की जात और धर्म
क्यों बताई जा रही है, क्यों पूछी जा रही है, रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान को बड़ा मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस के नेता काला गाउन पहनकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपाए हैं। पिछले 3 दिन से चल रहा जिस प्रकार से मंत्री विजय शाह, जिन्होंने सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ बयान करे, अवरत टिप्पणी करी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हम चाहते हैं कि उसका इस्तीफा हो। तो यही हम माननीय राज्यपाल जी से हमने अनुरोध किया कि आपको अधिकार है कि इस प्रकार के अगर कोई अपमानजनक करते हैं तो उस पर तत्काल आप कार्रवाई कर सकते हैं। और ये पूरा राष्ट्रीय इशू हो गया, एक जन भावना है आम व्यक्ति की। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यही कि जब तक वो बर्खास्त नहीं करेंगे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। कांग्रेस कितने नाटक कर ले, कांग्रेस को मालूम है कि सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं होगा। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। पूरा विवाद मोहन यादव के मंत्री विजय शाह के उस बयान को लेकर है जो उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिया था। 11 मई को महू के रायकुंडा में विजय शाह ने जो कहा था वो हम आपको नहीं सुना रहे, लेकिन इतना जरूर बता दें कि उन्होंने देश की सैनिक बिटिया का अपमान किया था। तो तुम्हारे समाज की बहन आके। विजय शाह के बयान पर विवाद लगातार बढ़ता गया और एक के बाद एक करके सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। समाजवादी पार्टी ओछी राजनीति करती, घटिया राजनीति करती है। उसकी सोच सदा से दलित विरोधी रही है, सदा से आतंकवादी परस्त रही है, सदा से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का असली चेहरा देश की जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आ चुका है। अभी समाजवादी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को चेहरा ही दिखा रहे थे कि अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती की जाति बता दी। और ये बात दिल्ली की करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात से बाहर निकलते हैं। दिल्ली का बहुत सौभाग्य है कि वो यमुना के किनारे पर स्थित है, लेकिन आज ये दिल्ली का दुर्भाग्य हो गया है कि ऐसी यमुना इसके नसीब में है जिसमें जहर इतना भर गया है कि मछलियां मर रही हैं। दिल्ली में यमुना पर सबसे ज्यादा राजनीति होती आई है, लेकिन उस राजनीति के मंथन से कभी भी साफ सुथरी यमुना का अमृत आज तक नहीं निकला। बस दिल्ली वालों की तकदीर में यमुना में फैले जहर को पीना ही लिखा है। आखिर क्यों ऐसे हालात बने कि दिल्ली की यमुना में मछलियां तक बच नहीं पा रही हैं? हमारी ये रिपोर्ट देखिए, शायद आपको समझ में आए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। बच्चे इस कविता को बड़े चाव से पढ़ते हैं, लेकिन उन बच्चों को अब ये पढ़ाया जाना चाहिए कि दिल्ली में मछलियों के लिए यमुना का पानी जीवन नहीं बल्कि मरण है। उसे बाहर निकालने की जरूरत है ही नहीं। हमारी सभ्यता और विकास ने यमुना को इस कदर जहरीला बना दिया है कि वो मछलियां पानी में ही दम तोड़ दे रही हैं। पानी जो छोड़ा जा रहा है केमिकल का पानी, उसकी वजह से ये देख सकते हैं क्या इसका असर हुआ है। अब ये पानी बिल्कुल जो हम साफ़ सुथरा कह सकते थे वो बिल्कुल ही काला पानी यहाँ नज़र आ रहा है। और आपने देखा होगा, आप कभी भी जैसे गुरुद्वारे या कहीं तालाब वालाब में भी जाते हैं तो आपको, या झील में भी कहीं जाते हैं तो आपको कहते हैं कि मछली को कुछ डालें ना,
वो इसी वजह से होता है कि मछलियों को कुछ भी हम डालें तो वो मर सकती हैं। और देखिए जब ये सोचिए जब हम कुछ खाना पीना डाल देते हैं तो उसके बाद वो मर जाती हैं। अभी सोचिए तो इतना केमिकल और इतना बदबू का पानी, प्रदूषित पानी है, तो उससे इनका क्या हालत यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देखिए किस तरीके से पूरी मछलियाँ कब से हम चले जा रहे हैं और कोई एक वक्त ऐसा नहीं हुआ होगा जहाँ आपको ना दिखे कि मछलियाँ यहाँ पे मरी हुई नहीं है। इन मछलियों के मरने की वजह हरियाणा से यमुना में छोड़ा हुआ पानी है। वो पानी इतना जहरीला है कि नदी में हजारों मछलियां यूं ही दम तोड़ रही हैं। 2 दिन पहले ही यमुना के प्रदूषण पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति यानी डीपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये सामने आया था कि यमुना में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का स्तर जनवरी 2025 में स्वीकार्य मानक से 42 गुना ज्यादा बढ़ गया है। माना जाता है कि एक स्वच्छ नदी में बीओडी की मात्रा 3 मिलीग्राम प्रति लीटर होनी चाहिए, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में यमुना के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक नजफगढ़ नाले के आउटफॉल में बीओडी का स्तर जनवरी 2025 में 127 मिलीग्राम प्रति लीटर हो गया। ये जनवरी 2023 में 53 मिलीग्राम प्रति लीटर था, यानी बीते 2 सालों में सबसे ज्यादा है। यानी बीते 2 सालों में ही यमुना में प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। और अब ये मामला और भी चिंताजनक हो गया है, क्योंकि दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में फिर से हजारों मछलियां मरी हुई दिख गईं। लेकिन इस चिंताजनक समस्या का समाधान बताने की जगह राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। अगर इस तरीके का पानी आ रहा है तो जो भी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हरियाणा से पानी आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 3 साल में मां यमुना को स्वच्छ करेंगे और इसके रिजल्ट भी मिलने शुरू हो गए। मैं आपको डीपीसीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, मैं डीपीसीसी की अप्रैल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है मैं दिखाता हूँ। आप देखिए जहाँ पिछली सरकार में या पिछले सालों में फीकल कॉलीफॉर्म करोड़ों में पहुंच गया था, आज वो पल्ला में 22 तो है। लगातार हम एक बात कहते थे, आपको याद होगा, हम ये कहते थे चुनाव से बिल्कुल जस्ट 15 दिन पहले ये स्टेटमेंट हमने दिया था, ये दिल्ली में हुआ था कि दिल्ली के अंदर जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। दिल्ली की यमुना नदी के अंदर पानी छोड़ा गया था और जहरीला पानी था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा जी हम झूठ बोल रहे हैं, हम गंदी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज ये बात बिल्कुल आपकी रिपोर्ट से सच साबित होती है कि कैसे सोनीपत की ड्रेन से, कैसे दिल्ली के अंदर, दिल्ली की यमुना के अंदर कैसे जो फैक्ट्री का पानी है, जो इंडस्ट्री का पानी है, उसको छोड़ा जा रहा है और पानी पूरा जहरीला है, जिसकी वजह से यमुना नदी के अंदर मच्छियां मरी हैं। और ये बहुत दुखद है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां मच्छियां मरी हैं। उसके साथ साथ जो लोग ये व्यवसाय वहां कर रहे होंगे उनका बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। मरी मछलियों की दुर्गंध से लोग परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि यमुना नदी में हरियाणा से केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण मछलियों की मौत हुई है। अब मछलियों की मौत हरियाणा से आ रहे केमिकल वाले पानी से हो रही है या नदी में मौजूद प्रदूषण से, ये तो जांच से ही सामने आ पाएगा। लेकिन ये मुद्दा जनवरी में तब सुर्खियों में आया जब आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिलाकर छोड़ा है। पानी बंद है जो कि दिल्ली को सप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की एक बहुत जबरदस्त क्राइसिस क्रिएट हो गई है। कल भी मैंने खुद पर्सनली राजनाथ सिंह जी से और मुख्यमंत्री हरियाणा से बात की थी, उनसे निवेदन किया था कि आर्मी को भेज के वहाँ पे पानी चालू करवाया जाए। तब इस मसले पर बहुत बवाल मचा था। चुनाव आयोग भी इस पर सख्त हुआ था और उसने केजरीवाल से कहा था कि वो अपने आरोपों के पक्ष में सबूत दें। केजरीवाल ने सबूत तो नहीं दिया, लेकिन दिल्ली के चुनाव के लिए एक मुद्दा जरूर दे दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा की यमुना में जाकर आचमन किया, लेकिन दिल्ली के चुनाव में ये मुद्दा इतना बड़ा बना कि केजरीवाल की हार के पीछे इसको भी गिना गया। दिल्ली में सरकार बदल गई, लेकिन यमुना का हाल नहीं बदला। अब यहाँ के लोग उन दिनों को याद कर रहे हैं जब यमुना का जल पिया करते थे। ये 78 से पहले पानी जो था वो पानी पीने योग्य था। जमुना का ही पानी, जितने भी किसान हैं सब जमुना का ही पानी पीते थे, यहाँ कोई सुविधा नहीं थी। और आज के टाइम में ऐसा हो गया है, अब पानी को पीने की तो देखने को भी जी नहीं करता, बदबू आ रही है इस पानी में से, इतनी बुरी स्मेल आ रही है जिसकी कोई हद नहीं। लोगों की मांग है कि यमुना में सफाई के लिए सरकार चाहे जो कुछ करे, लेकिन हरियाणा से हथनीकुंड बैराज से ही डायरेक्ट पानी आना चाहिए। दिल्ली से अली अब्बास नकवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आइए अब देखते हैं हमारी खास सीरीज जय जवान। आज की रिपोर्ट कोलकाता से है, जहां कई लोगों ने देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले
जाबाजों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, एक पाती लिखी है। आप भी सुनिए इस चिट्ठी में क्या खास है। जिस सेना के पराक्रम ने 140 करोड़ भारतवासियों की सुरक्षा पर आंच नहीं आने दी, I'm proud of my father. जिन सैनिकों ने सरहद पर 140 करोड़ भारतवासियों की रक्षा के लिए अपने सीने पर गोलियां खाईं और तिरंगे से लिपटकर अपने घरों को लौटे, कोलकाता की ये तस्वीर सरहद के उन्हीं सिपाहियों को समर्पित है। मंगलवार को यहां के जनरल पोस्ट ऑफिस से भारतीय सेना के नाम कई पत्र भेजे गए। राजार हाट के एक संगठन ने इन चिट्ठियों को दिल्ली भेजते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के प्रति आभार व्यक्त किया। सैनिक लगातार लड़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें। हर दिन देख रहे हैं कि कितने सैनिक वहां मर रहे हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, और अगर वे अपने परिवारों को पीछे छोड़कर वहां लड़ रहे हैं, तो हमने सोचा कि प्रयाजन समूह की ओर से हम राजर हाट में क्यों ना उनकी सुरक्षा के लिए पूजा करें, ताकि वे सुरक्षित वापस आ सकें। इसलिए हमारे पास ये फूल और पत्र हैं जिन्हें हम उनकी सुरक्षा के लिए दिल्ली भेज रहे हैं, ताकि वे शांतिपूर्वक वापस आ सकें। कोलकाता से ये चिट्ठियां करीब 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचेंगी, लेकिन इसकी रफ्तार किसी बस या रेलगाड़ी या विमान से कहीं ज्यादा तेज होगी। इन चिट्ठियों की रफ्तार दुश्मन के होश फाख्ता कर देने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों की रफ्तार से भी तेज होगी, क्योंकि ये 140 करोड़ भारतवासियों के जज्बे पर सवार होकर चल रही हैं। ये जज्बा उन जवानों के हौसले को समर्पित है जो हिमालय से भी ऊंचा है। पूरा देश इस वक्त लामबंद है, भारतीय सेना के पीछे खड़ा है, उसके शौर्य और पराक्रम को अपने अपने तरीके से सैल्यूट कर रहा है। आज हमारी तरफ से भी खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।